हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति और मैं आपका मेरे चैनल आदर्श क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। आज हम कर रहे हैं हमारा फ्रैक्शनल पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि कुछ वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनका शॉर्ट ट्रिक्स। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो फ्रैक्शनल फंक्शन के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व किया जाए उसका तरीका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फ्रैक्शनल फंक्शन होता क्या है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसको इंडिकेट कैसे किया जाता है किसी भी फ्रैक्शनल फंक्शन को। ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन, ये जो मैंने यहाँ लिखा है फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, उसको लिखा कैसे जाता है उस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन को ऐसे, ये जो सिंबल है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है ये फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग एक बात को हमेशा याद रखेंगे। वो बात क्या है सर? वो बात ये कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी संख्या को आप कैसे लिख सकते हो? दो तरीका से लिख सकते हो। एक तो उसका इंटीजर पार्ट, दूसरा होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, किसी भी नंबर को हम दो नंबर में तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास x है, ठीक है, तो इस x को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब दो नंबर से मिलकर के कोई भी संख्या जो है आपकी बनती है, वो क्या होती है? एक तो होता है आपका इंटीजर पार्ट, एक क्या होता है आपका इंटीजर पार्ट, और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, एक होता है इंटीजर पार्ट और दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। समझ गए बात को? एक इंटीजर पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हमको इस फ्रैक्शनल पार्ट को निकालना है तो इस इंटीजर पार्ट को इधर भेजना होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर को इधर भेजना होगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट। इज इक्वल टू क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए ये आपके पास एक तरीका निकल के आया, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि जो फ्रैक्शनल नंबर होता है, ठीक है, वो आपका नंबर में से, जो भी नंबर है उसमें से उसका इंटीजर पार्ट को हटा दो, उसके बाद जो बचा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने 2.7 लिखा, तो इस 2.7 को आप जान रहे हो कैसे लिखोगे? 2 प्लस 0.7 कैसे लिखोगे? 2 प्लस 0.7। ठीक है, अब सोचो ये क्या है? ये तो आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपके पास क्या? ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? 2.7 में से इंटीजर पार्ट जो है उसको आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास, ठीक है, 0.7, यानी 0.7 जो है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट, वो आपके पास निकल के आ जाता है। ठीक है, 0.7 जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मान के चलो अगर आप 3 लिख रहे हो, ठीक है, 3.0 लिख रहे हो, तो इसको भी आप 3 प्लस 0 लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये 0 भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। समझ गए बात को? तो किसी भी नंबर को आप जो है दो तरीके से लिख सकते हो, तो उसका इंटीजर पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ गए बात को? कैसे लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को भी हम फ्रैक्शनल फंक्शन ही कहते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शनल फंक्शन कह रहे हैं तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी आपका एक फ्रैक्शनल फंक्शन ही कहलाता है गाइस। ठीक है, आई होप आपको ये फ्रैक्शनल फंक्शन का कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान के चलो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इसे यहाँ लिख दिया जाए 1.7, बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो आपका जवाब होगा 0.7। ठीक है, और मैंने लिखा इसे 3.1, आपसे पूछा गया बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे 0.1। समझ गए बात को? आप क्या बोलोगे? 0.1। आपसे पूछा गया कि बताओ 3.7 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे 0.7। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, 3.1 का 0.1, 1.7 का 0.7। ठीक है, क्लियर हो गया कि फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, कैसे हम उसको समझेंगे, क्या उसका मतलब होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लिटिल ब्रीफ किया, यानी लिटिल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है,
चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ठीक है, चलो देखो थोड़ा समझते हैं बात को। कोई भी क्वेश्चन आपका, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका ए से लेकर के बी के फॉर्म में, ठीक है, और कैसा होगा x माइनस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे करके dx। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा इसको? फ्रैक्शनल पार्ट को, क्योंकि आप जान रहे हो इसको मैंने अभी बताया ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? पीरियड हम लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं? पीरियड, 0 से 1, 1 से 2 ऐसा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे? a मल्टीप्लाई टी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो b मल्टीप्लाई टी, ठीक है, x माइनस, ठीक है, ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? b माइनस ए। क्या आंसर आएगा आपके पास? b माइनस ए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 से t, ठीक है, 0 से t, और यहाँ आ जाएगा आपके पास x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और बाहर में क्या आ जाएगा? dx। ठीक है, बाहर में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? dx। ठीक है, बाहर में आ जाएगा dx। बहुत आसान है क्वेश्चंस को डील करना, भले कि हो सकता है अभी थोड़ा सा ये जो लिखा गया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा आपका 1 से लेकर के 7, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने 1 से लेकर के 7। तो अब देखो मैं इसको लिखूंगा कैसे। मैंने लिखा क्वेश्चन ऐसा, कोई मेरे पास क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट का, मेरे पास कोई क्वेश्चन है ऐसा, तो मैंने क्या कहा, इसको आप पीरियड में खोजोगे तो इसका पीरियड आपका 0 से 1 मिलेगा। तो जब 0 से 1 मिलेगा तो ये बन जाएगा मेरे पास b, ये बन जाएगा मेरे पास a, आंसर हो जाएगा 7 माइनस 1, और यह जाएगा आपका 0 से 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा x, और ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और यहाँ आ चुका है आपके पास dx। ठीक है, अब देखो 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, आप जा रहे हो 6 बचेगा। अब देखो 0 से लेकर के 1, ये क्या x की वैल्यू है, ठीक है, और 0 से लेकर के 1 के लिए आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? 0 देता है, तो ये तो 0 बना, बचा क्या? x। तो x लिख लो, सिर्फ क्या लिखो? x dx, और यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर के 1। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 6, और x का आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1। तो आप एक बार 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0/2 आएगा, यानी कि आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2, 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास क्या आ चुका है? 3 आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं अपने कंसेप्ट को। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं कंसेप्ट। देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन है 0 से लेकर के 8, x माइनस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कैसे सॉल्व करेंगे? जो मैंने तरीका बताया था, इसका पीरियड हो जाएगा 0 से 1। आप क्या कर सकते हो? 8 माइनस 0 आप लिख लीजिए, और यहाँ लिखेंगे 0 से 1, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ऐसे करके। और आपको पता है 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आता है, तो ये 0 बन जाएगा, बचेगा x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? x स्क्वायर पॉइंट 2, और 1 से 0 जाएगा तो 1/2, तो कुल मिलाकर का आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, मज़ा आएगा देखने में, समझने में, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो क्या, मान के चलो एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, 10 से लेकर के 100 x ऐसे, ठीक है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 10 100 माइनस 10, ठीक है, और यह हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ तो आप जान ही रहे हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा dx और यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 90, और इसका आंसर क्या आएगा, अभी हमने सॉल्व किया था 1.2, इसको आप काटेंगे तो आंसर कितना जाएगा आपके पास 45। ठीक है, 45 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जेई में आते हैं, एनडीए में आते हैं, टीचिंग के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, डीएसबी हो गया, अल्टीग्रेड हो गया, कोई भी हो गया, सब में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 0 से लेकर के 10, और यहाँ पर लिखा हुआ ए का पावर x माइनस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे करके, और यहाँ क्या लिखा हुआ dx, यहाँ क्या लिखा हुआ dx। ये क्वेश्चन है, अब घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका उसी मेथड से ही बनेगा जो अभी हमने यूज़ किया, सेम उसी मेथड से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, क्या आ जाएगा बताओ, 10 माइनस 0, क्या आ जाएगा 10 माइनस 0, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 से लेकर के 1, और ये हो जाएगा आपके पास ए का पावर x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। और आप जा रहे हो 0 से 1 के लिए, ये वाला आंसर 0 आएगा, बचेगा क्या, e का पावर x। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 से 1, और आ जाएगा आपके पास e का पावर x dx। तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 10, ये जाएगा आपके पास e का पावर x 0 से 1। आप जा रहे हो, ये तो बन जाएगा 10, ये बन जाएगा e, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 10e माइनस 1, क्योंकि आप x की जगह 1 पुट करोगे तो e बन जाएगा, और x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मज़ा आएगा। देखो क्या, अगर आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन 0 से लेकर के सपोज मान के चलिए 50 है, ये मैंने लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ आपके पास कॉस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कॉस और x माइनस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या करोगे आप, 50 में से घटा दो, क्या आंसर हो जाएगा बता दो, 50 माइनस 0, ये हो जाएगा 0 से 1, कॉस x माइनस, ऐसे करके। आपको पता है 0 से 1 के बीच में ये क्या बन जाएगा, 0 बचेगा क्या, cos x। तो यहाँ तो आंसर आपके पास 50 आ गया, यहाँ से बचेगा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos का क्या होता है, sin x। तो आप लिखेंगे sin x, कहाँ से कहाँ तक आपको पता है, 0 से लेकर के 1। तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, और जब आप sin x की जगह 1 पुट करोगे, यानी कि sin 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, sin 1 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा माइनस में, लास्ट में sin 0, यानी यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 पुट कर दिया आपने, x की जगह 1 पुट किया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे, ये आपके पास आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हो, sin 1 है, ठीक है, ये क्या है, sin 1, ठीक है, ये जो sin 1 है, यहाँ से इसका आंसर निकलेगा 0, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा गाइस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस कंसेप्ट को लेकर के देखिए, इसी पर निर्धारित एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो 0 से लेकर के 10 है, यहाँ मैंने लिखा है साइन, यहाँ लिखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे करके, और बाहर में क्या आपके पास dx। ठीक है, बाहर में क्या आपके पास dx। देखो कैसे बनेगा, तरीका वही है, 10 में से 0 घटा दो, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 1, और हो जाएगा साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 10, यहाँ तो पता है ये 0 बनेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन x dx 0 से लेकर के 1, और साइन का पता आपको माइनस कॉस आता है, साइन का पता क्या था, माइनस कॉस आता, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10, और बाहर लगा दे रहा हूँ मैं माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपके पास cos x। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से 1, 1 पुट कर दो तो -10, क्या आ जाएगा बोलो, पुट करो 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos 1, और आ जाएगा cos 0, और cos 0 भी कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है,
तो 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा -10 cos 1 -1, इस 1 से गुना करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10 1 माइनस cos 1। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा अब मैंने स्टार्ट किया तो अब आगे तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, आगे सभी चैप्टर्स हम लोग करेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको समझ में आएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये सिर्फ आप कमेंट करके बताएं हमको। ठीक है, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।